गूंगी मोहब्बत। पादरी फ्रूलो ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से नहीं देखा। एमरल्ड को समझाने में नाकाम रहकर वो नोट्रे डैम से निकल भागा था। उसे ये मुतलक खबर न थी कि उसके मुंह बोले बेटे कास्मेटो ने वो जाल ही तोड़ दिया है जिसे उसने मकड़ी की तरह अपने और एमरल्ड के लिए बुना था। पादरी फ्रूलो की जहनी हालत बड़ी खराब थी। उसे कुछ सुझाई न दे रहा था। उसकी सोचें बेरब्त थीं। वहशत के आलम में उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, फिर भाग निकला। गलियों में घूमने वाले आवारा बच्चों ने उसे यूं भागते देखा तो उनके हाथ गोया एक खेल आ गया। वो भी उसके पीछे आवाजें लगाते भागने लगे। लेकिन पादरी फ्रूलो के सर पर गोया जुनून सवार था, इसलिए वो भागता चला गया और शरीर बच्चे पीछे रह गए। नोट्रे डेम और शहर की आवाजों से दूर जाकर वो रुक गया। उसके जहन पर एमरल्ड सवार थी। उसके दिल से हूक उठ रही थी। आहो फुका का तूफान था जो उसके सीने में फट रहा था। उस वक्त उसके एहसासात इतने अजीब और प्रागंदा हो चुके थे कि उसे खुदा का वजूद भी बेमानी और बेकार नजर आने लगा था। वो खुदा का तस्वुर करके बड़ी जहरीली हंसी हंसने लगा। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत, वो सोचने लगा। अगर किसी पादरी के दिल में पैदा हो जाए तो वो भूत बन जाता है, आसेब, उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है। एक बार फिर उसने जहर आलूद कहा लगाया, क्योंकि उसे ये याद आ गया था कि फोबिस अभी जिंदा है। फ्रूलो नीम पागल सा हो रहा था। उसके हलक से बार बार कहकहों की आवाजें निकलती। उसने फोबिस से नफरत की थी। उसने फोबिस को हलाक करना चाहा था, लेकिन वो जिंदा था और ला एमरल्ड, जिसे बचाने के लिए उसने अपने रुतबे और वकार को भी दाव पे लगाने से गुरेज न किया था, वो न बच सकी थी। उसकी आंखों के सामने अनगिनत और नामालूम इंसानों के चेहरे आ गए। ये वो लोग थे जिन्होंने उसके ख्याल में उसकी महबूबा एमरल्ड को नीम उरियानी के आलम में फांसी पर चढ़ते देखा था और जहरीले कहे लगाए थे। पादरी फ्रूलो की आंखों में यकदम आंसू आ गए और फिर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। एमरल्ड की मोहब्बत ने उसके दिल को अजीब तरह का अंदाज बख्श दिया था। वो अपने तमाम तर इल्म फजल के बावजूद मोहब्बत के इसरार और रमूज को न समझ सका था। बार बार उसकी आंखों के सामने फांसी के चबूतरे पर खड़ी, रस्सियों में जकड़ी एमरल्ड का खूबसूरत सरापा घूम जाता और वो रोने लगता। गुंडों, शोधों, गदागरों, जेब तराशियों और गरीब इंसानों की हवस भरी आंखों ने उसकी महबूबा को देखा था। पादरी फ्रूलो पर अजीब वहशत सवार हो गई। वो शाम गए तक खेतों में इधर उधर भागता रहा। उसकी ना तो कोई मंजिल थी, ना समत। इस वक्त वो गोया फितरत, अपनी जात, खुदा और बनी नौ इंसान से भाग रहा था। कभी कभार वो अपना सर जमीन पर दे मारता। उसके हाथ गंदुम की बालियों को मसलने लगते। शाम की तारीखियां फैली तो उसकी वहशत कम हुई और उसे महसूस होने लगा कि वो तो नीम पागल हो चुका है। तारीखी गहरी होती चली गई और वो शहर की तरफ चल दिया। उसने इरादा कर लिया था कि वो शहर में उस वक्त पहुंचेगा जब तारीखी बढ़ चुकी होगी। बेख्याली में वो चलता गया। फिर उसने चौंक कर एक अजीब मंजर देखा। उसकी आंखें पलटने लगी। एक खूबसूरत बालों वाली लड़की को अपनी बाहों में लिए एक नौजवान चूम रहा था। दोनों एक बोसीदा से मकान के दरवाजे के नीम अंदर और नीम बाहर खड़े थे। एक झड़ूस बुढ़िया औरत हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। चंद मिनटों तक वो इन तीनों को घूरता रहा। नौजवान उसका भाई जिहान था और बूढ़ी झड़ूस फालवर्डेल थी। इससे पहले कि उसका भाई उसे देख लेता, वो मुंह के बल सड़क पर लेट गया। जहान, जो पहले ही लेटे हुए था, अपने भाई पादरी फ्रूलो को न पहचान सका। कहकहा लगाकर लड़की को मुखातिब करके कहने लगा, ये शख्स नशे में धुत पड़ा हुआ है। खुशकिस्मत है कि उसे पूरी शराब मिल गई। हमारी शराब की बोतल तो कब की खत्म हो चुकी। जब जिहान इस बाजारी लड़की को बाजुओं में लिए फॉलवर्डेल के कहबा खाने के अंदर दाखिल हो गया तो पादरी फ्रूलो जमीन से उठकर भाग खड़ा हुआ। जब वो नोट्रे डेम की ग्रांडील इमारत के सामने वाले चौक में पहुंचा तो पादरी फ्रूलो ने अपने आप से कहा, क्या वाकई आज? हाँ, आज उसे यहाँ फांसी दी गई है। उसने आसमान की तरफ देखा। दूसरी या तीसरी का चांद चमक रहा था। फ्रूलो गिरजे के अंदर दाखिल होकर भागने लगा। फिर एकदम उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई और वो अपने कमरे की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो ऊपर पहुंचा तो ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। रात सर्द थी। आधी रात का वक्त हो चुका था। उसे फिर एमरल्ड की याद आई और उसने अपने आप से कहा, अब तक उसका जिस्म ठिठर गया होगा। लेकिन ऐन उसी वक्त जब उसके हाथ में पकड़ी हुई लालटेन का शोला हवा ने बुझा दिया तो उसने एक औरत का साया देखा। औरत के करीब एक बकरी भी खड़ी थी। पादरी फ्रूलो ने अपनी कुव्वत को मुजतमा करते हुए उस साय की तरफ देखा। वो वही थी। हाँ, वही
ایمرلڈ۔ اس کا چہرہ زرد اور اداس تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اب وہ رسوں سے آزاد تھی۔ وہ آزاد تھی، وہ مر چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی آنکھیں آسمان پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ مافوق الفطرت بکری اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ پادری فرولو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم گڑ چکے تھے۔ وہ اسے ایمرلڈ کا بھوت سمجھ رہا تھا۔ اس کا خون اس کی رگوں میں جمنے لگا تھا۔ ایمرلڈ اسے دیکھے بغیر اس کے قریب سے گزر گئی۔ ایک حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ پادری فرولو نے ایمرلڈ کی سانسوں کی آواز سن لی۔ جب ایمرلڈ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو پادری فرولو نے اپنے سر کو زور سے جھٹک کر اپنے آپ سے کہا، یہ میرا واہمہ تھا۔ عہد وسطیٰ کے اپنے قانون تھے۔ بعض گرجوں کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان گرجوں میں جو بھی شخص پناہ لیتا اس کی جان بخشی کر دی جاتی تھی، خواہ اس سے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ سرزد ہوا ہو۔ مجرم جو ہی گرجے یا جائے امان کی دہلیز کے اندر پاؤں دھرتا اس کی حفاظت اور زندگی کی ضمانت دے دی جاتی، لیکن اگر کبھی بھولے سے بھی وہ اس جائے امان سے باہر نکل آتا تو پھر اس کو اس سزا سے کوئی نہ بچا سکتا تھا۔ فرانس کے شہنشاہ لوئی 11 نے 1467 میں نوٹر ڈیم کو جائے امان کا رتبہ دیا تھا اور تب سے اسے یہی درجہ حاصل تھا۔ برسوں کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی جائے امان میں پناہ پانے والے مجرم کے بارے میں پارلیمنٹ کو اعتراض ہوتا تو پھر پارلیمنٹ اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے کر اس مجرم کو پناہ گاہ سے بھی پکڑ لیتی تھی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کے ارکان ہمیشہ پادریوں سے خائف رہتے تھے۔ جن گرجوں کو مجرموں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا گیا تھا ان گرجوں میں ان کے لیے کمرے بھی مخصوص کر دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی ساری زندگی وہاں گزار سکیں۔ ایسا ہی ایک کمرہ نوٹر ڈیم میں بھی تھا جہاں کوسمیڈو لا ایمرلڈ کو لے آیا تھا۔ جب تک کوسمیڈو اسے اٹھائے بھاگتا رہا وہ بے ہوش رہی تھی۔ ایک بار اس کی آنکھ کھلی تو وہ کوسمیڈو کے چہرے کو دیکھ کر پھر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے وقت اس نے کوسمیڈو کے اکھڑ قہقہے سنے تھے اور یہ بھی سوچا تھا کہ وہ مر چکی ہے، ہر چیز ختم ہو چکی ہے، لیکن جس وقت کوسمیڈو اپنے بھاری ہاتھوں سے اسے رسوں سے آزاد کر رہا تھا تو اسے ہوش آیا اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ زندہ ہے، اور یہ بھی یاد آیا کہ کسی نے اسے موت کے منہ سے چھین لیا تھا اور فوبیز بھی زندہ ہے۔ اس وقت اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر اس عجیب الخلقت قریب المنظر کبڑے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے میری جان کیوں بچائی؟ کوسمیڈو بہرے پن کی وجہ سے اس کا جملہ نہ سن سکا، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایمرلڈ نے اپنی بات دہرائی۔ اچانک کوسمیڈو کے عجیب و غریب چہرے پہ اداسی چھا گئی اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمرلڈ حیران رہ گئی۔ چند منٹوں کے بعد وہ پھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جسے اس نے ایمرلڈ کے قدموں میں رکھ دیا۔ پوٹلی میں کپڑے تھے۔ کپڑے دیکھ کر ایمرلڈ کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ تقریباً برہنہ ہے۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ کوسمیڈو اس کے چہرے کے تاثر کو بھانپ گیا اور اس نے بڑی معصومیت سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایمرلڈ نے جلدی جلدی لباس پہنا۔ وہ لباس پہننے سے فارغ ہوئی تھی کہ کوسمیڈو پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی اور دوسرے میں گدا۔ ٹوکری میں روٹی، شراب اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولا، کھاؤ۔ پھر اس نے گدا بچھا کر کہا، سونے کے لیے۔ اس وقت وہ اس کے لیے اپنا کھانا اور اپنا گدا اٹھا لایا تھا۔ ایمرلڈ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ کوسمیڈو سے اسے اب بھی خوف آ رہا تھا۔ اس کی بدصورتی سے وہ کراہت محسوس کر رہی تھی۔ سہمے ہوئے ایمرلڈ نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ کوسمیڈو بھاگ گیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو گئی ہو؟ واقعی میں بڑا بدصورت ہوں۔ میری طرف دیکھو، بس میری بات سن لو۔ دن کے وقت اس کمرے میں ٹھہرو، رات کو گرجے میں جہاں جی چاہے گھومو پھرو، لیکن دن ہو یا رات گرجے سے قدم باہر نہ نکالنا، تمہیں ہلاک کر دیں گے وہ، اور پھر میں مر جاؤں گا۔ ایمرلڈ بے حد متاثر ہوئی۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں تو وہ جا چکا تھا۔ اب وہ پھر اکیلی تھی۔ وہ ان الفاظ کے بارے میں سوچنے لگی جو اس درندہ نما انسان نے کہے تھے۔ اس کی آواز کتنی درست تھی لیکن الفاظ میں بے پناہ نرمی تھی۔ ایمرلڈ کو اپنی تنہائی کا احساس اب کچھ زیادہ ہی ستانے لگا۔ اس کی بکری جالی شاید اس کی تنہائی کو بھانپ گئی تھی، اس لیے وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایمرلڈ کو بکری کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اوہ جالی، میری سہیلی، میں تمہیں بھول گئی تھی، لیکن تمہیں میرا کتنا خیال ہے۔ پھر بے اختیار ہو کر ایمرلڈ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ دوسری صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اسے خود تعجب ہوا کہ وہ پچھلی رات سوئی تھی۔
पिछले कितने ही दिनों से वो रात को सो ना सकी थी। खिड़की के रास्ते से सूरज की किरणें अंदर आकर उसके चेहरे को छू रही थी। खिड़की में से कॉस्मेडू का खौफनाक चेहरा नजर आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने उसकी खुरदुरी आवाज़ सुनी जिसमें बेइंतहा मिठास घुली हुई थी। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तुम सो रही हो। अच्छा, मैं तभी आया करूँगा जब तुम्हारी आंखें बंद हुआ करेंगी। लो, मैं दीवार के पीछे चला गया हूँ। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। उसकी आवाज़ खुरदुरी थी लेकिन लहजा बेहद मेहरबान। एमरल्ड मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। उसने अपनी आंखें खोली तो वो गायब हो चुका था। वो बाहर निकली। उसने देखा कि खुदा की वो बदकिस्मत मखलूक एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ी थी। एमरल्ड ने उसे कहा, इधर आओ। ओस्मेडो ने एमरल्ड के होठों की जुम्बिश से ये समझा जैसे वो उसे ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ। वो उदास सर झुकाए बोझल कदमों से उठकर चलने लगा। एमरल्ड ने चीख कर कहा, वापस आओ, लेकिन वो चलता रहा। एमरल्ड भागकर उसके करीब गई और उसका बाजू थाम लिया। एमरल्ड के लम्स से ओस्मेडो का जिस्म कांपने लगा और जब उसने देखा कि वो उसे रोक रही है तो एक लम्हे में उसका चेहरा मुसर्रत और लताफत से चमकने लगा। फिर भी उसने कहा, नहीं नहीं, उल्लू कभी फाख्ता के घोंसले में कदम नहीं धरता। चंद लम्हों तक दोनों खामोश रहे। वो उसके बेपनाह हुस्न के बारे में सोच रहा था और एमरल्ड उसकी बेमिसाल बदसूरती के बारे में सोच रही थी। कुबड़ा, एक आंख वाला, टूटे हुए दांत, मस्क चेहरा, इतना बदसूरत और खौफनाक इंसान उसने कभी ख्वाब में भी न देखा था। कास्मीडू ने खामोशी का तिलिस्म तोड़ते हुए कहा, क्या तुम कह रही थी कि मैं वापस आ जाऊं? एमरल्ड ने सर हिलाकर कहा, हाँ। वो सिर्फ उसके सर की जुम्बिश का मतलब समझ सका। मुझे अफसोस है कि मैं ना समझ सका। तुम नहीं जानती, मैं बहरा हूँ। एमरल्ड वाकई सच्चे दुख के साथ चीख उठी। आह बेचारा कॉस्मेडो उदास चेहरों के साथ मुस्कुराया। तुम यही सोच रही थी ना कि कुदरत ने मुझे कितनी महरूमियाँ दी हैं। हाँ, मैं बहरा हूँ। मुझे इसी तरह से बनाया गया है। कितनी दहशतनाक बात है ना, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरा कसूर। तुम कितनी खूबसूरत हो। कॉस्मेडो की आंखों में एक ऐसा दुख पिन्हा था जिसने एमरल्ड की रूह को छू लिया। लेकिन एमरल्ड के रद्द अमल को जाने बगैर कॉस्मेडो कहता चला गया, आज से पहले मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि मैं कितना बदसूरत हूँ। मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर अफसोस होने लगता है। कितना मुसीबत ज़दा दरिंदा हूँ। तुम तो सोचती होगी कि मैं जानवर हूँ। क्या तुम सूरज की किरण को देखती हो? तुम तो सूरज की किरण हो, शबनम का कतरा हो, परिंदे का नगमा हो। और मैं क्या हूँ? मुझे क्या कहोगी? तुम मुझे बताओ ना। मैं इंसान हूँ ना जानवर, कोई सख्त सी चीज़। क्या तुम मुझे पत्थर समझती हो? उसने कहकहा लगाया, हाँ मैं बहरा हूँ। हाँ हाँ, मैं बहरा हूँ। उसने फिर कहकहा लगाया, हाँ हाँ हाँ, मैं भी खुदा की मखलूक हूँ। तुम मुझसे इशारों में बात कर सकती हो। मेरा एक आका है जिसने मुझे इशारों के नामे में गुफ्तगू करना सिखा दिया है। और हाँ, मैं तुम्हारे होठों की जुम्बिश और चेहरे के तासुरात से भाप लिया करूँगा कि तुम मुझे क्या कह रही हो। एमरल्ड के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने पूछा, अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई? जब वो बोल रही थी तो कास्मेटो उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसने कहा, तुमने यही पूछा है ना कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई थी? क्या तुम इस बदकिस्मत इंसान को भूल गई हो जिसने एक रात तुम्हें किसी के इशारे पर अगवा करने की कोशिश की थी और फिर दूसरे दिन जब मैं पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था वो तुम ही तो थी जिसने मुझ पर रहम खाया और मुझको पानी पिलाया था। उस दिन जो कुछ तुमने मेरे लिए किया था उसका बदला मैं सारी उम्र नहीं चुका सकता। एमरल्ड जज्बाती होकर उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो देख रही थी कि कॉस्मेडो की आंख में एक आंसू आ गया है, लेकिन वो मर्दाना शुजाअत को बरकरार रखने के लिए उस आंसू को रुखसार पर रोकने की कोशिश कर रहा है और वो आंसू उसकी आंखों के सामने पीने में कामयाब भी हो गया। सुनो, वो कह रहा था, यहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार हैं। कोई भी आदमी जो मीनार की चोटी से गिर पड़े वो जमीन पर पहुंचने से पहले ही मर जाता है। और अगर तुम कभी ये चाहो कि मैं मीनार से कूद जाऊं तो एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इशारा ही काफी होगा। ये कहकर कॉस्मेडो उठ खड़ा हुआ। अपनी तमाम तर बदबख्ती के बावजूद एमरल्ड इस अनोखे इंसान के लिए रहमदिली और हमदर्दी के जज्बात पैदा कर चुकी थी। उसने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कॉस्मेडो बोला, नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। जब तुम मेरी तरफ देखती हो तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारा जज्बाए रहम है कि तुम मेरे चेहरे की तरफ से अपनी आंखें फेर लेती हो, वरना तुम्हें मुझसे खौफ सा आता है। मैं एक ऐसी जगह की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं तुम्हें देख रहा हूँगा
तुम मुझे ना देख सकोगी। ये कहकर कॉस्मेडो ने अपनी जेब से तांबे की बनी हुई सीटी निकाली और बोला, इसे रख लो। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े ये सीटी बजा देना। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। घंटियों और सीटियों की आवाज़ ये बहरा सुन सकता है। सीटी उसके कदमों में रखकर वो बाहर निकल गया। दिन गुजरते चले गए। एमरल्ड का दुख घटता चला गया। उसे जो तहफ़्फ़ुज़ नोट्रे-डेम में हासिल हुआ था, उसने उसकी उम्मीदों को बेदार कर दिया। वो मुआशरे से बाहर थी, इंसानी हमाहमी से दूर थी, लेकिन फिर भी ये मुबहम सी उम्मीद उसके दिल में मौजूद थी कि वो एक न एक दिन इंसानी माशरे से जा मिलेगी। उसकी हालत उस मुर्दा औरत की सी थी जो कब्र में अपने साथ ताबूत की चाबी ले जाती है। उसके जहन पर जल्लादों, सरकारी हुक्काम का जो खौफ सवार था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया और यकीन के फोबेस जिंदा है। इसने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसे नई नई उम्मीदों के जरिए तवानाई बख्शता रहता था। उसके दिल में हर चीज़ तबाह हो चुकी थी, लेकिन फोबीस की मोहब्बत उसकी रूह में इसी तरह जागुज़ी थी। मोहब्बत वो दरख्त है जो खुद रो होता है, जिसकी जड़ें दिल में खुद ब खुद गहरी उतरती चली जाती हैं। औरत होने के नाते वो जब भी फोबीस का तसव्वुर करती, उसके अंदर जलन पैदा होती, क्योंकि उसने फोबीस को आखिरी बार एक लड़की के साथ खड़े देखा था। वो हीले बहानों से अपने दिल को समझाती कि फोबीस अब भी उसका है, उससे मोहब्बत करता है। और यूं दिन गुजरते गए। हर रोज़ नया तुलू होने वाला सूरज उसे आज़ादी का एहसास दिलाता। उसके चेहरे की पिलाहट दूर होती चली गई, उसके बातनी ज़ख्म मुंदमिल होते गए और वो एक बार फिर अपने हुस्न के उरूज पर पहुंच गई। वो फिर नाक सकोड़ने लगी और फिर गीत गाने लगी। वो फिर बनने संवरने लगी। जब वो फोबीस के बारे में न सोच रही होती तो कॉस्मेडो के बारे में सोचती, जो उसके और बनी नौ इंसान के दरमियान वाहिद राब्ते की हैसियत रखता था। वो उसकी एहसान मंद थी, लेकिन उसकी बदसूरती को देखकर खौफजदा हो जाती और पूरी कोशिश करती कि वो जब उसके सामने आए तो वो अपनी आंखों को बंद ना करे। वो जब भी सीटी बजाती वो भागा चला आता। एक बार जब एमरल्ड ने उसे बुलाया तो वो अपनी बकरी जाली को सहला रही थी। एक लम्हे तक कॉस्मेडो खड़ा सोचता रहा और फिर बोला, मेरी बदकिस्मती है कि ना मैं इंसान हूँ और ना जानवर। काश मैं भी इस बकरी की तरह होता। एक बार जब वो उस कोठरी में आया तो एमरल्ड एक हस्पानवी गीत गा रही थी, जो उसने बचपन में सीखा था, लेकिन उसके मायनों से अब तक बेखबर थी। एमरल्ड की आवाज़ के सहर और शीरीनी के तिलिस्म में बंधा कॉस्मेडो खिंचा चला आया था। एमरल्ड उसे देखकर चुप हो गई। वो बोला, गाती जाओ और मुझे यहाँ से चले जाने के लिए मत कहना। मैं तुम्हारा गीत सुनना चाहता हूँ, अगर ये सारे अल्फाज मेरे कानों तक नहीं पहुँचते। अपने आप पर जबर कर कर एमरल्ड गाती रही और वो खड़ा रहा। एक बार जब वो उसके पास आया तो उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो चुप हो गया। एमरल्ड इंतज़ार करती रही कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो चुप रहा। फिर लंबे वक्फे के बाद कॉस्मेडो ने कहा, क्या वाकई मेरे खुदा ने तुम्हें भी पत्थर का बनाया है? वो कुछ ना समझ सकी। फिर एक दिन वो छत पर खड़ी चौराहे की तरफ देख रही थी और कॉस्मेडो उसके पास खड़ा था। फोबेस को चौराहे पर से गुजरते हुए देखकर कॉस्मेडो को यूं महसूस हुआ जैसे कोई समंदर में गिरा हुआ दूर से आते हुए जहाज को देखकर हाथ हिलाता है। कॉस्मेडो ने चौराहे की तरफ देखा। उसे सिवाय एक बावर्दी घुड़सवार कप्तान के कुछ दिखाई न दिया। फिर वो सब कुछ समझ गया। नोटरडेम की बदबक घंटियां बजाने वाले कुबड़े ने आह भरी। उधर एमरल्ड कह रही थी, ओह मेरे खुदा, वो मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा? ओह मेरे फोबीस, वो उसी लड़की की घर की तरफ जा रहा है जिसके साथ मैंने उसे आखिरी बार देखा था। कॉस्मेडो के उसके अल्फाज सुनाई न दे रहे थे, लेकिन वो अंदाजे से सब कुछ भाप गया। उसकी आंखें छलक उठीं। उसने बड़ी नरमी से एमरल्ड की आस्तीन पकड़ते हुए पूछा, क्या मैं उसे बुलाकर तुम्हारे पास ले आऊं? एमरल्ड खुशी से चीख उठी, हाँ हाँ जाओ और उसे बुलाकर लाओ। भागो, जल्दी करो। वो कैप्टन, उसे उसे ले आओ। अगर तुम उसे ले आओ तो मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगी। वो उसके घुटनों को थाम कर बैठ गई। कॉस्मेडो ने जल्दी से अपने आप को छुड़ाया और उदासी से सर हिलाते हुए बोला, मैं उसे बुला लाता हूँ। वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। वो सिसकियां भर रहा था। जब कॉस्मेडो चौराहे में फ्लेयर डिलीज के आलीशान मकान के पास पहुंचा तो फोबीस अंदर जा चुका था और उसका शानदार घोड़ा बाहर बंधा हुआ था। कॉस्मेडो ने नोटर डेम की तरफ निगाह उठाकर देखा। एमरल्ड अब भी मीनार के ऊपर खड़ी थी। कॉस्मेडो ने उसकी तरफ देखकर उदासी से सर हिलाया, फिर एक तुतून के साथ लगकर खड़ा हो गया कि जब तक फोबीस बाहर नहीं आता वो उसका इंतजार करेगा। कॉस्मेडो को अंदाजा हो चुका था कि इस इमारत के अंदर कोई शानदार तकरीब बरपा है, जैसे शादी का हंगामा हो। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। रात गहरी और तारीख होती चली गई। हत्ता के बुलंदियों पर खड़ी एमरल्ड भी तारीकियों में घुल मिल गई। एक सियाह सा डब्बा था जो नजर आ रहा था। कॉस्मेडो सुतून के साथ खड़ा रहा।
वो देख रहा था कि इमारत के अंदर रोशनियां जगमगा रही हैं। चूंकि वो बहरा था, इसलिए वो इमारत के अंदर से बाहर तक पहुंचने वाले कहकहों को न सुन रहा था। रात भीगती, गहरी और तारीख होती चली गई। पेरिस के शहरी कब के सो चुके थे, लेकिन कॉस्मेडू इसी तरह वहां खड़ा रहा। इंतजार जो खत्म ही ना हो रहा था। 1 बजे रात को जब इस घर से मेहमान रुखसत होने लगे तो कॉस्मेडू बड़े गौर से हर शख्स को देखने लगा, लेकिन इनमें कैप्टन फोबिस मौजूद न था। एक बार अचानक उसकी नज़र इमारत की बालकनी पर पड़ी। उसने देखा कि वहां एक जोड़ा खड़ा है। कॉस्मेडू पहली ही नज़र में पहचान गया कि मर्द कैप्टन फोबिस है, और उसने देखा कि उसने नौजवान खूबसूरत लड़की की कमर में हाथ डाल रखा है। इस मंजर से उसके अंदर एक ही वक्त में उदासी और तलखी पैदा हो गई। वो बदसूरत और बदहियत था, लेकिन फितरत उसके अंदर मौजूद थी। इसके अंदर वो जज्बात मौजूद थे जो इंसानों की रगों में दौड़ने वाले खून को तेज तर कर देते हैं। फिर अचानक कॉस्मेडू को ख्याल आया कि यह भी अच्छा ही हुआ कि उसने ये मंजर देखा है। अगर एमरल्ड देख लेती तो उसे बड़ा दुख होता। वो ऐसे ही ख्यालों में गुम था कि उसने खूबसूरत और शानदार घोड़े पर सवार कैप्टन फोबिस को देखा। कॉस्मेडू उसके पीछे लपका जब तक फोबिस घोड़े पर सवार चौक के कोने तक पहुंच चुका था। कॉस्मेडो ने उसे आवाज दी, फोबिस। उसने मुड़कर उसे देखा। अपने आप से कहने लगा, ये शैतान मुझसे क्या चाहता है। कॉस्मेडो ने आगे बढ़कर उसके घोड़े की लगाम पकड़ते हुए कहा, कैप्टन मेरे साथ चलो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुमसे गुफ्तगू करना चाहता है। कैप्टन फोबिस ने उसे अपने आप से कहा, ओह मेरे खुदा, इसे मैंने कहीं जरूर देखा है। फिर कॉस्मेडो से मुखातिब होते हुए कहा, छोड़ो घोड़े को। बहरे कॉस्मेडो को उसका कोई लफ्ज सुनाई न दिया। उसने अपनी सूझबूझ से अंदाजा लगाकर कहा, कैप्टन क्या तुम ये पूछ रहे हो कि कौन इंतजार कर रहा है। फोबिस ने उसे डांटते हुए कहा, मैं ये कह रहा हूं कि घोड़े की लगाम छोड़ो। कॉस्मेडो अब भी कुछ ना समझ सका। उसने कहा, कैप्टन एक औरत जो तुमसे मोहब्बत करती है तुम्हारा इंतजार कर रही है। फोबिस को कदर गुस्सा आ गया। क्या अजीब आदमी है। क्या अब मैं हर उस औरत से मिलता रहूंगा जो मेरी तलबगार है। खुदा जाने कितनी औरतें मुझ पर मरती हैं। मैं हूं कि हर कीमत पर फ्लेयर डिलीज से शादी करना चाहता हूं, और ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कॉस्मेडो ने वजाहत करना जरूरी समझा और बोला, कैप्टन वो जिप्सी लड़की है। फोबिस के ख्याल में जिप्सी लड़की एमरल्ड मर चुकी थी, इसलिए उसने एमरल्ड को फांसी के तख्त की तरफ बढ़ते हुए देखा था। बाद में वो फ्लेयर डिलीज की वजह से बालकनी से अंदर आ गया था। क्या तुम दूसरी दुनिया से आए हो, उसने चीख कर कहा। वो मर चुकी है। कॉस्मेडो अब भी कुछ ना समझ सका। कैप्टन फोबिस ने घोड़े को महमीज दिखाई और घोड़े की रफ्तार में तेजी पैदा हुई। अब कॉस्मेडो समझ गया कि कैप्टन एमरल्ड से मिलना नहीं चाहता। चंद मिनटों में फोबिस अपना घोड़ा भगाकर उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। जब कॉस्मेडो नोट्रे डैम के अंदर एमरल्ड के पास पहुंचा तो वो उसे देखकर चौंक गई। अकेले आए हो? कॉस्मेडो से कोई जवाब न बन पड़ा। अगर वो सच बोलता तो यकीनन एमरल्ड को दुख पहुंचता। उसने कहा, वो मुझे नहीं मिला। एमरल्ड भिन्ना उठी। तुम्हें चाहिए था कि तुम सारी रात उसका इंतजार करते। चले जाओ यहाँ से। कॉस्मेडो वहां से सर झुकाए चल दिया। एमरल्ड को एहसास भी ना हो सका कि कॉस्मेडो उसके दुख को किस शिद्दत से महसूस कर रहा है। इस वाक़ये के बाद एमरल्ड ने कॉस्मेडो को भी बुलाना छोड़ दिया। कॉस्मेडो ने देखा कि वो कभी कभी नोट्रे डैम के मीनार पर खड़ी चौक की तरफ देखती रहती है। कॉस्मेडो उसके सामने न जाता, क्योंकि वो समझता था कि मेरी मौजूदगी से वो सहम जाती है। लेकिन वो एमरल्ड की दिलजोई, आसाइश और आराम के सामान चुपके चुपके करता रहता। खुद एमरल्ड भी महसूस करती थी कि जब वो सो रही होती है तो कॉस्मेडो चोरी छुपे आकर उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहां रख जाता है। एक सुबह जब वो बेदार हुई तो उसने देखा कि खिड़की की सिल पर एक पिंजरा रखा हुआ है जिसमें परिंदे चहचहा रहे हैं। एमरल्ड इस कोठरी की छत के करीब दीवार पर एक संगी मुजस्मा भी गड़ा हुआ था, जिससे वो अमूमन खौफजदा रहती थी, और इसका इजहार कॉस्मेडो से भी कर चुकी थी। एक रोज़ उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि संगी मुजस्मा वहां से गायब है। यकीनन कॉस्मेडो ने उसे वहां से हटाने के लिए अपनी जिंदगी का खतरा मोल लिया था। कॉस्मेडो उसके आराम और सुकून का पूरा ख्याल रख रहा था। इधर एमरल्ड के दिन तन्हाई में गुजर रहे थे। एक बकरी जाली थी जिसके साथ वो दुलार कर लेती थी। कभी उसको सहलाकर उससे बातें करती रहती। इन दिनों में उसे एक बार भी कॉस्मेडो की सूरत दिखाई न दी। यूं लगता था जैसे वो गिरजे में है ही नहीं। हाँ, अलबत्ता एक रात जब वो अपने महबूब फुबीस के तसव्वुर में गुम थी, उसने सिसकी की आवाज़ सुनी। वो खौफजदा हो गई और उठकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी में उसे कमरे की दहलीज के पास एक हेवला सा नजर आया। ये कॉस्मेडो था, जो उसके दरवाजे के बाहर बिस्तर लगाए सिसकियां भर रहा था। इस दौरान में पादरी फ्रूलो को खबर हो चुकी थी कि जिप्सी लड़की एमरल्ड को बचाया जा चुका है। जब उसे एमरल्ड की जिंदगी की खबर मिली तो वो उस वक्त तक एमरल्ड की मौत की हकीकत से मुफाहमत करके दुख झेल चुका था।
उसकी जिंदगी की खबर सुनकर उसने अपने आप को अपनी पुरस्कार कोठरी में मुकव्वल कर लिया। ना तो अब वो गिरजे की तकरीबात में शामिल होता था और ना ही रोजाना की इबादत में। उसने अपना दरवाजा सब पर बंद कर दिया था। लोग ये समझ रहे थे कि वो बीमार है, और एक तरह से ये बात दुरुस्त भी थी। इस तन्हाई में वो एक बार फिर अपने जज्बे के साथ जंग लड़ रहा था। वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। वो इस जंग को अकेला ही लड़ना चाहता था। इस दौरान उसका भाई जिहान उसे मिलने के लिए आया। उसकी मिन्नत समाजत की, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दरवाजा न खोला। वो दिन के वक्त घंटों अपनी कोठरी के खिड़की के सामने खड़ा रहता। यहाँ से वो अक्सर औकात टहलती और घूमती हुई एमरल्ड को देख लेता था। जब वो कॉस्मीडो को उसके साथ देखता तो उसके अंदर एक अजीब तरह का इश्तियाल पैदा हो जाता। पादरी फ्रूलो को यह भी महसूस होने लगा था कि वो कॉस्मीडो से हसद करने लगा है। वो अपने आप से कहता, कैप्टन फोबिस बुरा आदमी था, मगर ये बदशक्ल इंसान तो उससे भी बुरा है। पादरी फ्रूलो की जिंदगी की ये रातें उसके लिए बड़ी होलनाक थीं। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ जाते जो उसके जहन में महफूज हो चुके थे। उसे दिखाई देता कि वो फोबिस के जिस्म में खंजर उतार चुका है। एमरल्ड की का उरिया जिस्म फोबिस के खून से लिथड़ा हुआ था। फिर इस लम्हे वो उस लम्स की याद तो उसे दहला कर रख दिया करती थी। एक रात एमरल्ड के जिस्म की कशिश में खोया हुआ था कि उसने उसको इस हद तक गरमा दिया कि वो अपने होशो-हवास खो बैठा। फिर अचानक वो बिस्तर से निकला। उसकी आंखें दहक रही थी। वो शब ख्वाबी के लिबास में था। उसने एक चाबी निकाली और फिर लैंप हाथ में लेकर वहशत के आलम में अपनी कोठरी से निकल आया। नोट्रे-डेम का बड़ा पादरी होने की हैसियत से उसके पास हर मीनार की चाबी मौजूद थी। उस रात एमरल्ड माजी की तल्ख यादों को भुलाकर मीठे ख्वाब देख रही थी। वो हर रोज नींद के आलम में यूं महसूस करती जैसे उसका महबूब फोबिस उसके पास ही खड़ा है। एमरल्ड की नींद बड़ी कच्ची थी। हल्के से खटके से भी उसकी आंख खुल जाती थी। अचानक उसकी आंख खुली और सुहाना ख्वाब बिखर कर रह गया। उसने एक नज़र एक ह्यूले की तरफ देखा जिसके हाथ में लैंप था। फिर खौफ से आंखें बंद करके बड़बड़ाई, ओह मेरे खुदा, ये तो वही राहिब है। एक लम्हे में माजी के सारे दुख उसके जहन में ताज़ा हो गए। वो बिस्तर पर गिर गई। एक लम्हे के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसे छू रहा है। खौफ से कांपती हुई वो उठकर बैठ गई। पादरी फ्रूलो उसके करीब बिस्तर पर बैठ गया। उसने एमरल्ड के इर्द गिर्द अपने बाजुओं का हिसार कायम कर दिया। एमरल्ड ने चीखने की कोशिश की। लरजती हुई कमज़ोर आवाज़ में इतना कह पाई, यहाँ से दफ़ा हो जाओ दरिंदे कातिल, चले जाओ। पादरी फ्रूलो ने अपने होंठ उसकी शानों पर रगड़ते हुए कहा, मुझ पर रहम करो। एमरल्ड ने पादरी फ्रूलो के सर के बचे कुचे बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, लेकिन पादरी फ्रूलो पर कुछ असर न हुआ। वो कह रहा था, मुझ पर रहम करो। काश तुम अंदाजा कर सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। वो पूरी कुव्वत से एमरल्ड को भींचने की कोशिश कर रहा था। एमरल्ड अपनी तमाम कुव्वत मुस्तमा करके चीखी, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर थूक दूंगी। पादरी फ्रूलो की गिरफ्त ढीली पड़ गई। एमरल्ड तड़प कर उसके बाजुओं से निकल आई। पादरी फ्रूलो मिन्नत करने लगा, मुझे जलील करो, मुझे मारो, मुझ पर जुल्म करो, तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन मुझसे मोहब्बत करो। जैसे कोई बच्चा जोश में आकर किसी के थप्पड़ मार देता है, इसी तरह एमरल्ड ने पादरी फ्रूलो के चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, दरिंदे, यहाँ से दफा हो जाओ, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। पादरी फ्रूलो ने फिर उसे अपनी बाहों में ले लिया। इस पर वहशत पूरी तरह सवार हो चुकी थी। आज हर रोज की कशमकश का खात्मा हो जाएगा, ये कहकर वो एमरल्ड को टटोलने लगा और उसके लिए वो पूरी कुव्वत से काम ले रहा था। वो चीखने लगी, मदद मदद, कोई मुझे बचाए, एक खून आशाम बदरूह मेरी कोठरी में आ गई है। कोई उसकी मदद के लिए ना आया। बेचारी बकरी जाली खौफ से मिमियाने लगी। चुप रहो, पादरी ने डांटते हुए कहा। इस वक्त जब एमरल्ड पादरी के शिकंजे से निकलने के लिए पूरी कुव्वत सर्फ कर रही थी, उसका हाथ फर्श पर पड़ी सीटी से जा लगा। ये वही सीटी थी जो कॉस्मीडो ने उसे दी थी। उसने उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर दूर ही से जद्दोजहद करके उठाया और होंठों से लगाकर सीटी बजा दी। सीटी से वाजा और तेज आवाज निकली। ये क्या है? पादरी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन इसी लम्हे किसी के भारी और कवी बाजुओं ने उसे ऊपर उठा लिया और कोठरी में जो तारीकी थी उसकी वजह से पादरी फ्रूलो ये ना देख सका कि वो कौन है जिसने उसे उठा रखा है और जो गुस्से में दांत पीस रहा है। दूसरे लम्हे वो समझ गया कि वो कॉस्मीडो है। ये जानने के बावजूद कि वो बह रहा है, पादरी चिल्लाया, कॉस्मीडो, लेकिन इसी लम्हे किसी ने उसे उठाकर दरवाजे की तरफ उछाल दिया। पादरी फर्श पर गिरा। वो संभलने ना पाया था कि किसी का मजबूत और ताकतवर घुटना उसके सीने पर था। पादरी फ्रूलो उसके घुटने का शदीद दबाव महसूस कर रहा था। उधर इस तारीकी में बहरा कॉस्मीडो अंधा बन चुका था। पादरी फ्रूलो को गश आ गया। शेरनी की तरह गुस्से से दहाड़ती हुई एमरल्ड ने उसे बचाने की कोई कोशिश न की।
चंद मिनटों के बाद जब पादरी को होश आया तो उसने कॉस्मेडो की आवाज़ सुनी, जो अपने आप से कह रहा था, मैं उसके सामने उसे कत्ल ना करूंगा वरना वो डर जाएगी। पादरी फ्रूलो ने महसूस किया कि उसका जिस्म घसीटा जा रहा है। जब कॉस्मेडो कोठरी से बाहर उसे ले आया तो पादरी की खुशकिस्मती थी कि चांद निकल आया। चांद की पहली शुआएं पादरी के चेहरे पर पड़ी। कॉस्मेडो ने उसे देखा और फिर कांपने लगा और सुकड़कर 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। एमरल्ड जो दहलीज में खड़ी थी, कॉस्मेडो के इस रद्द अमल को देखकर हैरान रह गई। मिनटों में सारी सूरत हाल बदल चुकी थी। अब पादरी फ्रूलो था जो कॉस्मेडो को डांट रहा था, धमकियां दे रहा था और कॉस्मेडो कांप रहा था। पादरी फ्रूलो ने उसे हुक्म दिया कि वो वहां से फौरन चला जाए। बेचारा बदबख्त कुबड़ा कॉस्मेडो पादरी फ्रूलो के सामने सर झुकाकर घुटनों के बल बोला, आका, उसने गहरी और बोझल आवाज में कहा, आपके जी में जो कुछ है उसे करने से पहले मुझे हलाक कर दें। यह कहकर उसने अपना खंजर निकालकर पादरी फ्रूलो की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि पादरी फ्रूलो उसके हाथ से खंजर लेता, एमरल्ड ने लपक कर खंजर उसके हाथ से ले लिया और कहकहा लगाते हुए पादरी फ्रूलो से कहने लगी, अब यहाँ आओ मेरे करीब। पादरी फ्रूलो सहम गया। वो उसके करीब जाता तो वो यकीनन उस पर वार कर देती। बुज़दिल, तुम मेरे करीब आने से अब क्यों डरते हो? फिर उसने तंज से कहकहा लगाते हुए कहा, हा हा हा, मैं जान चुकी हूँ कि फोबियस जिंदा है। पादरी फ्रूलो मुश्तइल होकर कॉस्मेडो को हाथों और पैरों से मारने लगा, फिर हाँफता हुआ वहां से चला गया। कॉस्मेडो ने फर्श पर गिरी हुई सीटी उठाकर एमरल्ड की तरफ बढ़ाई। एमरल्ड ने वो सीटी पकड़ ली जिसकी वजह से आज वो बच गई थी। कॉस्मेडो चुपचाप वहां से चला गया। अब वो फिर तनहा थी। वो अपने बिस्तर पर गिर गई। आहों और सिसकियों के तूफान उसके सीने से निकल रहे थे। उसकी उम्मीद का उफक एक बार फिर तारीक हो गया था। पादरी फ्रूलो अपनी कोठरी के पास पहुंचकर रुका। अब वो वाकई कॉस्मेडो से हसद करने लगा था। उसने अपने आप को यकीन दिलाते हुए कहा, अगर वो मेरी नहीं बनती तो कोई और भी उसे हासिल नहीं कर सकेगा।